हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है। आज इंडियन इकोनॉमी के इस स्पेशल सेशन में मैंने आज रखा है, जिसमें हम लोग आज इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है भारत की सरकार द्वारा, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसके मूलभूत चीजों पे आज डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। कई लोगों को इसके की टर्म्स वगैरह समझने में काफी दिक्कत आ जाएगा। नमस्कार नमस्कार अर्चना, सभी का स्वागत है। अच्छा, स्पेशल क्लास का आज लगता है कुछ सिस्टम हम लोग का चेंज हुआ है काफी ज्यादा। इधर काफी दिनों के बाद मैंने स्पेशल क्लास लिए। तो नमस्कार अंजुलि। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग। हेलो अक्षय। बस मैं पीपीटी एक बार देख लूं। राधे राधे शिवांगी, गुड इवनिंग सौरभ। हम हैं कहाँ? क्या हुआ, दिख नहीं रही इमेज मेरी? क्या हुआ, इमेज आ नहीं रही है क्या मेरी? अब आ रही है, अब देखिए, अब आ रही है सभी को? ठीक है ठीक है। ठीक है, प्रकट हो गया ना, बस बस ठीक है। यार इसमें आधा ही आया है, पीपीटी आधी ही आई है। रुको दोबारा से अपलोड करते हैं। तो 2 मिनट देंगे बच्चों को जोड़ने का, सेशन फिर अपना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इशू आ रहा है क्या? चलो पहले मैं पीपीटी डाउनलोड कर लूं। पहले जो अपने अस्त्र शस्त्र हैं वो डाउनलोड कर लिया जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेश कर लो बेटा सब लोग। नमस्कार सलीम, नमस्कार नमस्कार संयुक्त। हम्म। ये हमारी क्लास इतने दिनों बाद हो रही है और उसके बाद सर्वर का इशू आ रहा है। सब ठीक है, चलो ठीक है। पीपीटी डाउनलोड हो जाए, पीपीटी डाउनलोड होने में थोड़ा इशू हो रही है। तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा, कई लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो आज का टाइटल बनाया है, टाइटल में कुछ गलती है आपके। कितने लोगों को जो टाइटल मैंने लिखा है इकोनॉमिक सर्वे 2021 ये गलत है लग रहा है? कमेंट करिए जरा। कितने बच्चों के साथ ये समस्या आई कि सर आपका जो टाइटल है इकोनॉमिक सर्वे 2021 जो लिखा है ये आपने गलत लिखा है? कोई बच्चा ऐसा है? सही है, चसुम्बुल कह रही सही है। आपको लग रहा है सौरभ? और कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात लग रहा हो कि निर्मेश सर ने जो टाइटल लिख दिया है, टाइटल ही गलत लिख दिया है, फिर सेशन क्या पढ़ाएंगे सर? सही है। आयुषी भी कह रही सही है। तो टाइटल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं जब तक। अच्छा, 21-22 होना चाहिए। चलो ठीक है। देखो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, हमारा जो करंट ईयर है, करंट ईयर की जो हमारी सरकार का विजन होता है उसको दर्शाता है, और साथ ही साथ पिछले साल के जो हमारे एक्चुअल डेटा होते हैं उसको दर्शाता है। क्लियर है? तो आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा क्या होता है, पिछले वर्ष का और करंट ईयर में सरकार का जो विजन है उसको दर्शाता है बेसिकली। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे, जो हमारा करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि वित्त वर्ष अभी 2020 और 21 चल रहा है, तो उस वित्त वर्ष के नाम पे हमारा क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण निकलता है। क्लियर है? और बजट हमेशा क्या होता है, फ्यूचर का फोरकास्ट होता है, यानी कि भविष्य का हमारा क्या चीज है, नीतियों को दर्शाता है। तो वो हमारा क्या होता है, 21 और 22 होता है। क्लियर है सभी को इतनी बात? सभी बच्चों को? हाँ, एनालिसिस है। पीपीटी डाउनलोड हो जाए। पीपीटी आज ज्यादा कुछ समय लगा रहा है। पीपीटी आज ज्यादा ही कुछ समय लगा रहा है, इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। अभी तक आई थिंक। नमस्कार गौरव, नमस्कार। हाँ बेटा, एनालिसिस है बेटा, एनालिसिस है। चलो एक बार पीपीटी में देख लेता हूँ, फिर मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। थैंक यू संयुक्त, थैंक यू। 1 घंटे की है, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि लेंथी क्लास है। 1 घंटे में आर्थिक सर्वेक्षण होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो एक बार बस मैं पीपीटी देख लूं पूरा हो गया कि नहीं हमारा। धन्यवाद लकी। बस एक बार पीपीटी बस मैं देख लूं, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ ओके। चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर।
हेलो अक्षय, हेलो। चलो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबके लिए विजिबल है। मैं बीच में किसी के भी कमेंट को उठाऊंगा नहीं। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। 9 फरवरी से हमारा जो है लेखपाल का एक बैच शुरू हो रहा है, जिसमें अंकिता मैम, धर्मेंद्र सर, नूर आलम सर, और मैं थोड़ा इधर चला जाता हूँ, ठीक है। मनराज गुंजर सर और मयंक सर और नरेश वर्मा सर जो हैं आपको पढ़ाएंगे। तो लेखपाल का जो बैच है आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। नमस्कार वंदना, आपका भी स्वीकार है, नमस्ते। ठीक है। और उसके बाद 100 डेज का प्रीलिम्स का बैच आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें रायना मैम है, अंकुर सर है, विपिन सर है, भरत सर है, धनंजय सर है, निर्मेश सर है, विपुल सर है। यानी कि सभी टॉप टीचर इस बैच में है। ठीक है। इसके अलावा इन बैचेस को एक बार देख लीजिएगा, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले मंडे से तारिक सर की क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। 8 तारीख से हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस शुरू हो रही है। आप लोग ऑप्शनल के लिए अक्सर पूछा करते हैं, उसके लिए एनरोल हो जाइएगा। और उसके बाद एक 90 डेज का बैच और स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। ठीक है। इन बैचेस पे चर्चा आगे हम लोग करेंगे, है ना। तो डीके सर भी हैं, डीके सर हमारे परिचित सर हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या चीज है। देखो, जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है ना, तो स्कूल जाता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं। यस और नो? अगर आपका कोई बच्चा होगा या आपके परिवार में छोटा भाई होगा या किसी का बच्चा होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, स्कूल में उसका क्या भविष्य को सुधार करने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं। तो ऐसी भारत की सरकार जो होती है, भारत का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारी सरकार जो होती है बजट प्रस्तुत करती है। यानी कि आने वाले वित्त वर्ष में हम किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाने वाले हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बजट क्या होता है, हमारा क्या होता है, फ्यूचर का फोरकास्ट होता है कि हमारी गवर्नमेंट किस क्षेत्र में या किस सेक्टर में कितनी चीजें, हमारा क्या चीज है, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक। अब हमने क्या करा, बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो साल भर बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है ना। तो क्या है, बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो एक साल क्या होता है, एक साल बच्चा क्या करता है, हमारा पढ़ता लिखता है। उसके बाद उसके क्या होता है, एग्जाम होता है। तो एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद उसका क्या मिलता है, रिपोर्ट कार्ड। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत है हमारे? कितने बच्चे इस बात से सहमत है कि जब हमारा बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो एक साल के बाद उसका रिपोर्ट कार्ड आता है। तो भारत जो बच्चा है, यानी कि भारत हमारा जो देश बच्चा है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण। इतनी बात समझ में आई, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है। इसीलिए हम लोग बजट क्या कहते हैं, आने वाले वर्ष का, यानी कि 21 और 22 की बात करते हैं। और जब भी हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे तो एक साल पहले की बात करेंगे। क्लियर है? यानी कि हमने जो चीज का अनुमान लगाया था कि हमारा बच्चा क्या है, हाई स्कूल में, इंटर में क्या है, 90% से उत्तीर्ण होगा, और एक्चुअल में 50% से पास हो रहा है या 60% से हो रहा है, वो हम लोग किसमें देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में जाके देखेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? अर्पिता देखो, आप जब भी क्या होते हो, जब भी किसी एक स्कूल में एडमिशन लेते हो या कहीं पढ़ने जाते हो, तो साल भर आप क्या करते हो, अपने लिए अच्छा सोचते हो कि मैं क्या है, फाइनल एग्जाम्स में 70% लाऊंगा, 80% लेकर के आऊंगा, या आप अपने छोटे बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए ये सोचते हो। लेकिन जब एग्जाम में रिजल्ट आता है या रिपोर्ट कार्ड आता है, तो आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता लगती है कि मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, है ना। हाँ, टॉप करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आएंगे। तो जो हमारा भारत है, भारत जो बच्चा है, इसका जो भविष्य है, उसको भारत सरकार क्या करती है, बजट्स में देखती है। यानी कि जो अभी प्रेजेंट में, यानी कि 1 फरवरी को जो भारत सरकार ने हमारे जो भारत देश बच्चे का भविष्य देखा है, वो क्या देखा है, 2021 और 22 के बजट में देखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि पिछले अगले 1 साल में हम भारत को क्या करेंगे, अच्छे स्कूल में परवरिश करेंगे, उसको अच्छा रहना, खाना, पोषण देंगे, ताकि क्या उसका मानसिक विकास हो, उसको कोई बीमारी ना लगे, है ना। भारत सरकार क्या करती है, मेडिकल क्षेत्र में अलग खर्चा करती है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग खर्चा करती है, खाद्यान्न क्षेत्र में अलग खर्चा करती है, कृषि क्षेत्र में अलग करती है, इंडस्ट्रीज में अलग करती है। तो वो क्या होता है, हमारी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग हमारी होती है बजट में, और इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, कि पिछले साल आपने जो भी चीजें बात करी थी, इतना बकबक किया था, इतने जुमले छोड़े थे, उसका एक्चुअल में ग्राउंड में क्या चीज दिखा रही है, वो हमारा क्या है, वो हमारा दिखाता है इकोनॉमिक सर्वे में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पिछले साल का लिखते हैं इसको। इतनी बात समझ में आई सभी को पहले? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के आगे सर 20-21 क्यों लिखा जाएगा और बजट के आगे 21-22 क्यों लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो कौन प्रिपेयर करता है,
उसको हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, यानी कि जो हमारा वित्त मंत्रालय के का जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है, उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग है, उसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और इसको जो हमारा मुख्यता तौर पे जो बनाते हैं, यानी कि जो इसके मुख्य निर्माता होते हैं, वो हमारे होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, इसके मुख्य निर्माता होते हैं। क्लियर है सभी को? नमस्कार सभी को, नमस्कार बेटा, थोड़ा क्लास में फोकस करते हैं, ठीक है? तो वो हमारे होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और अगर हम अभी की 2021 की बात करें, तो करंट में हमारे कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? भारत के करंट में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? कृष्णमूर्ति। हाँ, डॉक्टर के सुब्रामण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रामण्यम। क्लियर है? इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो होता है डॉक्टर के सुब्रामण्यम के अंतर्गत बनता है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये दस्तावेज हमारे देश में सबसे पहली बार आया कैसे? अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। करंट वाले सिनेरियो में तो हम बाद में आएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी एक्चुअल पे आते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हमारा आर्थिक सर्वेक्षण किस साल भारत सरकार ने प्रस्तुत किया था? कोई कमेंट करके बता सकता है? अगर किसी को ना पता हो तो नो कर दीजिएगा। नहीं, 1800 ना 60 में, ना 52 में, ना 68 में। तो पहली बार जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, सबसे पहली बार जो प्रस्तुत किया गया था 1950 और 51 में। 1950 और 51 में पहली बार भारत में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। क्लियर है? और आपको जानकर के हैरानी होगी कि वर्ष 1964 तक का, यानी कि 1964 तक का बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों क्या होते हैं? एक साथ आते थे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों भारत के सरकार के द्वारा, यानी कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा संसद में हमारा एक ही दिन प्रस्तुत किए जाते थे, 1964 तक का। और 1964 से के बाद से प्रथा हो गई कि हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा? बजट आएगा। बात समझ में आई? यानी कि पहले आपका क्या होगा? रिपोर्ट कार्ड आएगा, तभी आप अगली क्लास में जाएंगे। जैसे कि हमारे स्कूलों में आजकल की प्रथा क्या है? जब तक आपका हाई स्कूल का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपका क्या है? क्लास 11th में एडमिशन नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए देसी भाषा में, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, इकोनॉमी का ई भी नहीं आता है, तो ऐसे याद रखिए, जब तक आपका हाई स्कूल के रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आप 11वीं में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो ऐसे ही जब तक इकोनॉमिक सर्वे आपका एक दिन पहले नहीं प्रस्तुत होगा, उसके बाद क्या नहीं होगा? बजट नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो शिवांगी, मेरा कहने का मतलब क्या, सब लोग दोबारा सुन लो। भारत में सबसे पहली बार जो बजट या सॉरी इकोनॉमिक सर्वे जो है 1950 और 51 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक? और 1964 में 1964 में हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे 1964 तक का दोनों साथ-साथ प्रस्तुत किए जाते थे वित्त मंत्री के द्वारा। और 64 से हमारी प्रथा चली कि पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद हमारा क्या होगा? बजट पेश होगा। क्लियर है? इसका उद्देश्य बेटा मैंने बताया ना, इसका उद्देश्य हमारा क्या होता है कि भारत सरकार ने जो चीजें हमारी प्लांट करी थी, उसमें हमारा क्या-क्या फैक्टर्स आए और क्या-क्या हमारे एक्चुअल डेटा आए। है ना? जैसे आप एक बात करिए, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर क्लास में आज मैंने क्लास शुरू करी है, तो अगले 1 घंटे में मैं स्टार्टिंग में आपसे क्या कहूँगा कि मैं आज पूरी क्लास में इकोनॉमिक सर्वे खत्म कराने वाला हूँ। मैं करवाने वाला हूँ। और जब 11 बजेगा तब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि हमारा हो गया या होने वाला है, या 50% हुआ है या 60% हुआ है, इसका आंकड़ा किसमें दर्शाएगा? इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाएगा। बात समझ में आई सभी को? हो गया और हो कितना होना है, दोनों में क्या अंतर है? क्लियर है? दोनों में हमारा जमीन आसमान का अंतर होता है। टेबल करने का मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत करना हुआ। टेबल रखने का मतलब क्या हुआ? हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। शिल्पी देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखो, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या हुआ कि आपने जो पिछली बार कमिटमेंट किए थे, आपके जो एक्चुअल डेटा आए हैं, वो क्या है? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरा इकोनॉमी का कोर्स कर लो, तो आपके 10 में से 10 प्रश्न बन जाएंगे। मैं आपसे कहूं कि मेरा जो 9 तारीख से बैच आने वाला है इकोनॉमी का, 100 डेज का बैच आने वाला है अकेडमी का, आप इसको अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपके 10 में से 10 प्रश्न बन जाएंगे।
और एक्चुअल में जब आप एग्जाम देके आ रहे हो और आपके बने कितने 7 प्रश्न, तो आप क्या कहोगे कि सर आपकी क्लास से सिर्फ 7 ही प्रश्न आए। बात समझ में आई? तो 7 क्या है? एक्चुअल डेटा है, क्या चीज़ हमारे सामने प्रेज़ेंट हुई है, और 10 का क्या है? हम अनुमान लगा रहे हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। जब हमारा बजट सॉरी जब इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करता है, तो उसमें आपने देखा होगा हमारे 2 संस्करण होते हैं। यानी कि उसमें 2 पार्ट्स या 2 वॉल्यूम में उसको दर्शाया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे, तो ये देखिएगा इस साल का हमारा सर्वे का कवर पेज है। भारत सरकार ने जो अभी इस साल हमारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है वर्ष 2020-21 का, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का हमारा ये कवर पेज है। और ये जो कवर पेज होता है, ये हमारी सरकार की थिंकिंग को और उसका विजन को दर्शाता है। नमस्कार, नमस्कार सभी को, ठीक है? तो उसको विजन को दर्शाता है। अब इस कवर को देख करके आप क्या चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हो? अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करूँ ताकि आप लोग के और थोड़ा नज़दीक जाए, आप इसको देख करके क्या क्या चीज़ अज़्यूम कर सकते हो? कुछ चीज़ आप अज़्यूम कर पा रहे हो? हाँ, पहली चीज़ तो हम कोविड का देख पा रहे हैं कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हो गए या फिर बैंकर्स हो गए, जिन्होंने कोविड में क्या करा है, अपनी सेवाएँ दी हैं देश के लिए, उनको दर्शा रहा है पहली चीज़ तो। क्लियर? और क्या दर्शा रहा है? वही बैलेंस करना है, नहीं, नहीं, और सोचिए। अपॉर्च्युनिटी हाँ, ये भी बात सही है। आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे भी इसकी डिबेट चल रही थी और यहाँ पर भी थी। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। अर्पित ने बिल्कुल बात सही लिखी है। यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने एक छुपा हुआ वी शेप बनाया है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो गड्ढे में गिरी थी, वो अब वापस उठ रही है। यानी कि हमारा विज़न क्या है? हम इसको वापस क्या कर रहे हैं? कर्व को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे देखिए आप, आपके सामने सरकार ने क्या करा है कि कर्व क्या हो रहा है? वी शेप्ड हो रहा है। क्लियर? और भारत ने जो अपने रिस्क लिया, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में, स्वास्थ्य में, जीवन में, यानी कि कोविड में, लॉकडाउन में जो भारत के हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में लगाया, अब वो क्या है? हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, यानी कि हमारे लिए क्या है? एक तरह का हमें अवसर मिल रहा है। अब हमें अवसर मिल रहा है उसका। समझ में आई बात? इसी तरह जितने भी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण अभी तक आए हैं, तो उसका कवर पेज जो होता है, उसकी थीम को यानी कि उसकी आत्मा को दर्शाता है कि उसके अंदर जो सरकार की नीयत है या सरकार की नीतियाँ हैं, उसको दर्शाता है। इतनी बात समझ में आई सभी को? कोई बच्चा ऐसा अभी तक जिसको डाउट लगा हो? अभी हम लोग बस एक भूमिका बना रहे हैं इसकी, अभी इन डेप्थ में नहीं गए हम लोग। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये तो हमारी बात हो गई 2020-21 की। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पिछले 2 साल क्या देखते हैं कि 2 साल में हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के किस कलर से आए थे और इसकी थीम क्या थी? हमारी आर्थिक सर्वेक्षण जो आज से 2019-20 में आया, 18-19 में आया, तो उसमें हमारी थीम क्या थी और उसको कलर चुनने का कारण क्या था? सरकार की थिंकिंग क्या थी? बात समझ में आई? अब देखिए, जब 2019 और 20 में भारत सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण लाए थे, इसका कलर आप देख सकते हैं लैवेंडर कलर में था और यहाँ पे एक रुपीस का सिंबल था। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जिसने पिछले साल पढ़ा हो, तो इसका इसका मेन उद्देश्य या थीम क्या थी? हाँ, बिल्कुल हमें अपॉर्च्युनिटी पे रीच कर रहे हैं कोविड रिस्क के। हाँ, बिल्कुल अमित, ये रिपोर्ट जो है हमारी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की है, बिल्कुल सही। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इसका लैवेंडर कलर जो हुआ है, इसको क्या दर्शा रहा है? वेरी गुड अर्पित। ये हमारा जो भारत सरकार ने ₹100 का नया नोट लेकर के आए थे, उसके कलर को दर्शाता था। आपने देखा होगा आज से 2 साल सॉरी पिछले साल ही भारत सरकार ने नया ₹100 का नोट लाए थे। तो ये उसको डेडिकेट की गई थी इसकी थीम को। क्लियर है? तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब इससे पहले हमारी जो 2018-19 में आया था, उसकी थीम क्या थी? इसको नीला कलर क्यों चुना था? इसके थोड़ा पास जाएँगे तो आपको देख के लगेगा ब्लू इकोनॉमी नहीं, ब्लू इकोनॉमी नहीं, ब्लू स्काई इकोनॉमी।
यानी कि खुला आसमान है भारत के पास, यानी कि ब्लू स्काई इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? भारत के पास खुला आसमान है। ये हमारा क्या स्टार्टअप्स को दर्शा रहा है, ये हमारे स्टार्टअप्स को दर्शा रहा है कि यानी जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके पास पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है अपने आप को फैलाने के लिए। बात समझ में आई? तो ये हमारी थीम थी। तभी आप देखिए भारत सरकार ने 18-19 में मेक इन इंडिया का बब्बर शेयर आया था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब चीजें लेकर के आए थे। है ना? ठीक है? तो ये हमारा क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में 2018-19 की थीम थी। क्लियर है? चलिए, अब वापस आते हैं, इस साल पे आते हैं। लेवेंडर वाला वंदना थी, ₹100 का जो नया नोट आया था, उसको डेडिकेट की थी सरकार ने। जो ₹100 का नया नोट था। क्लियर है? चलो। अब बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा इस साल हुआ है, उसकी सरकार ने थीम क्या रखी है? तो इस साल जो 2020-21 की हमारी थीम है, टायरलेस टायरलेस बैटल अगेंस्ट बही खाता नहीं, बही खाता बजट की थी, हमारी बजट की थी। अगेंस्ट द पैंडेमिक बाई फ्रंट लाइन। आज मेरा हाथ थोड़ा फ्रीज हो गया मौसम ठंडे की वजह से, तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा रही है। कोविड-19 वॉरियर्स, यानी कि हमारी भारत के जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सें हो गई, जिन्होंने कोविड में निस्वार्थ अपनी सेवा दी थी, अपनी जान को जोखिम में लगाया था, उनकी बिना थके, टायरलेस का मतलब क्या हुआ? बिना थके उनकी लड़ाई, हमारी जो पैंडेमिक यानी कोविड पैंडेमिक के लिए हमारे फ्रंटलाइन वर्करों के द्वारा, उसको भारत सरकार ने इस थीम से समर्पित किया है। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में हो सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसकी थीम किस पे आधारित है? ठीक है? चलो, इसको नोट कर लेना। ठीक? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण हमको देखने में कुछ इस प्रकार का लगता है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण को खोलोगे जाकर के ऑनलाइन पेज पे या फिर ऑफलाइन में, आप बुकलेट अभी तो प्रेजेंट नहीं हुई है, क्योंकि छप के आने में भी उसको हफ्ता से 15 दिन लग जाता है। तो ऑनलाइन मोड में जब आप खोलोगे तो आपके पास, अच्छा नोट कर लो, अच्छा चलो फटाफट नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? मैंने इस क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव वे में बनाने की कोशिश करी है ना? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है किसी का कमेंट छूट जाए। हाँ, ठीक है, चलो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। चलो, अब देखो, जब भी आप आर्थिक सर्वेक्षण की वेबसाइट पे जाओगे, तो पहला जब हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पेज खोलोगे, तो आपके सामने ये 3 चीजें लिख करके आएंगी। ठीक है? ये 3 हमारे इंग्लिश वॉल्यूम का पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारे हिंदी वॉल्यूम का पार्ट हो जाएगा। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा क्या होता है? कुल मिलाकर के हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तरह से। कई लोग 2 पार्ट कहते हैं, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट कहूंगा, क्योंकि जो भारत सरकार ने विभाजन किया है, हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? हम लोग उसको क्या करेंगे? 3 पार्ट में लेके चलेंगे, जैसा कि भारत सरकार ने हमारे सामने इस दस्तावेज को प्रस्तुत किया है। पहला आता है वॉल्यूम 1। ये वॉल्यूम 1 क्या होता है? वॉल्यूम 2 क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स अपेंडिक्स क्या होता है? यानी कि हमारा आर्थिक समीक्षा का खंड 1, खंड 2 में क्यों बांटा गया है इसको? और इसकी जो संयुति परिशिष्ट है, इस पे इसका क्या मतलब होता है? तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि खंड 1, खंड 2 में क्या अंतर होता है? सरकार ने फंड खंड 1, खंड 2 में क्यों उसको बांट रखा है? क्या कारण है ऐसा? ऐसी क्या इसमें जरूरत आ गई है कि इसको ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है हमको? कोई आइडिया नहीं है। चलो बढ़िया। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जब रिपोर्ट कार्ड आता है, तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है? आपके मार्क्स लिखे होते हैं, यस और नो? और साथ-साथ क्या लिखा रहता है? रिमार्क भी लिखा रहता है। यानी कि कैसे आपको क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है।
ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड वाला ये सब यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अपने उससे यूज़ करके आपके लिए एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया ताकि आप समझ सको, ठीक है? तो एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, ऐसे ही एग्ज़ाम का जब रिपोर्ट कार्ड आएगा, एक पे आपको मार्क्स मिलता है और टीचर क्या लिखता है, वेरी गुड, या फिर मैथ्स में आपको इम्प्रूव करना है, इंग्लिश में आपको इम्प्रूव करना है, हिस्ट्री में इम्प्रूव करना है, यानी कि उसपे टिप्पणी भी करता है। ठीक? तो ऐसे ही हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो हमारा 2 खंड में बाँटा जाता है। वॉल्यूम 1 क्या होता है और वॉल्यूम 2 क्या होता है? देखो, वॉल्यूम 1 जो होता है बेसिकली ये हमारे फ्यूचर रिफॉर्म्स को दर्शाता है, यानी कि हमारी सरकार जो है किस दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे कि मान लो कोविड आया, तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? भारत सरकार को क्या-क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए? क्योंकि देखो, ये हमारे कौन कर रहे हैं? वित्त सलाहकार इसको पब्लिश कर रहे हैं। सलाहकार पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हम पहली स्लाइड पे जाएँ, इसको कौन प्रकाशित कर रहे हैं? सलाहकार। तो सलाहकार अगर कोई चीज़ लिखेंगे, तो अपनी सलाह देंगे कि नहीं देंगे उसपे? अगर आप मेरे से पढ़ने आ रहे हैं, कहेंगे कि सर आप मुझे ज़रा मेरे आंसर चेक कर दीजिए, तो मैं उसपे टिप्पणी करूँगा कि नहीं करूँगा? करेंगे। तो पहला वॉल्यूम क्या होता है? ये हमारी क्या होते हैं रिफॉर्म्स की या फिर जो हमारी नीतियाँ हैं, किस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए आर्थिक मोर्चों पर हमारे, जिससे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो, पटरी पे है या फिर आगे और तेज़ी से आगे समृद्ध हो। क्लियर? तो ये जो हमारा वॉल्यूम 1 होता है, ये हमारे फ्यूचर रिफॉर्म्स को दर्शाता है कि कैसे हमारा क्या-क्या सलाहें हैं, जिस पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? ये हमारे क्या है, फ्यूचर रिफॉर्म्स को दर्शा रहा है, यानी कि भविष्य की जो नीतियाँ हैं, या किस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक? और दूसरा क्या होता है, ये हमारे पिछले वर्षों के डेटा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया रिमार्क्स और मार्क्स, यानी कि आप पे टिप्पणियाँ और आपके एक्चुअल में जो आपके नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट ईयर का जो डेटा है, यानी कि जो पिछले वर्षों में आपका जो एक्चुअल में जीडीपी कितनी आई, आपका राजकोषीय घाटा कितना आया, चालू खाता बैलेंस कितना आपका बचा, ये सब चीज़ें इसमें दर्शाता है। क्लियर है सभी को? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, ठीक। अब एक चीज़ याद रख लेना, कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो मुख्य हमारे सलाहकार होते हैं, मुख्य जो हमारे सलाहकार होते हैं, उनके द्वारा दी गई टिप्पणियाँ या उनके द्वारा दी गई जो सलाहें हैं, वो क्या सरकार पे हमारे लागू होती हैं या फिर उन पे क्या मैंडेटरी होती है मानना या ना मानना? सोच के बता सकते हैं कोई? हाँ, वेरी गुड। नॉट बाइंडिंग होती है क्योंकि सलाहें हैं। सरकार सलाहें लेती है, उसको मानना ना मानना उसके ऊपर होता है। वो कौन मानता है? वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर होता है कि वो क्या फैसला ये नीतियाँ बना रहे हैं। क्लियर है? तो ये सलाहें हमारी क्या होती है? जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होती है, गाइडेंस के लिए होती हैं। हाँ, एडवाइज़र है, बिल्कुल सही लक्की। क्लियर है? तो ये हमारा इसके पीछे के कुछ बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब इसके अंदर डिटेल में चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि क्या-क्या आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं और इसके आगे-पीछे हमें क्या करना चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए हम उल्टी दिशा में चलेंगे पहले। उल्टी दिशा में चलेंगे कि पहले हमारे बच्चों के मार्क्स क्या आए हैं, तब हम उसको डाँटेंगे या फिर सम्मानित करेंगे। अगर हमको पता लग जाए कि कोई बच्चा क्या हुआ प्रीलिम्स फेल हो गया, तो उसको थोड़ा लेक्चर-वेक्चर दे देंगे और पास हो जाएगा तो क्या कहेंगे, बेटा तुम तो पढ़ने में बहुत तेज़ थे, है ना? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, अर्पिता, ये बात सही कह रही है, एक चीज़ छूट गई हमारी, ठीक है। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स अपेंडिक्स होता है, ये हमारी भारत सरकार का जो पिछले 10 से 20 सालों में जो हमारी ग्रोथ है, उसको दर्शा रहा होता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? आपके पुराने डेटाज़, उसका पूरा एक संकलन है। उसका हमारा संकलन है पूरा ये, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूचर रिफॉर्म्स यानी कि भविष्य में क्या सरकार को कदम उठाने हैं, ये हमने पिछले कदम क्या उठाए थे, उसके क्या फल मिले हैं और ये क्या है, हमारे पिछले सालों की अर्थव्यवस्था का क्या मूल्य दिखा रहा है, कि हमारा 1990 में क्या स्थिति थी, 1995 में क्या स्थिति थी, 80 में क्या स्थिति थी, वो दर्शाता है। क्लियर है सभी को? चलो, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं हम लोग पहले शुरू करेंगे वॉल्यूम 2 से। वॉल्यूम 2 से शुरू करेंगे, पहले रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, फिर चीज़ों को जानना शुरू करेंगे कि क्या होता है। नहीं अर्चना सर्वे नहीं कहेंगे, देखो सर्वे क्या होता है, सर्वे का डेटा हमेशा क्या होता है, वो हमारा एक्चुअल डेटा नहीं होता, वो अनुमानित होता है। जैसे कि आप इलेक्शन में सर्वे करते हो, तो आप लोगों से अनुमान लगाते हो कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, अपेंडिक्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपके पास पूरा एक टेबल फॉर्म में चीजें प्रस्तुत हैं जो कि आपका फाइनल डेटा है।
हाँ, बिल्कुल सही अक्षय। यही चीज़ों को जारी कर कर के हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो हमारी क्या है रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा अभी उसको आगे आप लोगों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले वॉल्यूम 2 को। तो वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करें, हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के वॉल्यूम 2 की बात करें, तो वॉल्यूम 2 को इन्होंने बेसिकली हमारे इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे ही आप वॉल्यूम 2 पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले प्रीफेस आ जाएगा। ठीक है? तो हिंदी वाले परेशान मत होइएगा, मैंने दोनों की पीपीटी लगा रखी है, यानी प्रस्तावना आएगा, ठीक है? तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड करके नोट्स में मिल जाएगी, समझने पे फोकस करिए इसको, ठीक? तो सबसे पहले जब आप जाओगे, तो आपको प्रीफेस मिलेगा यानी प्रस्तावना मिलेगा। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो प्रिएम्बल हमारे सामने सबसे पहला आता है कि हमारे देश का जो संविधान है, उसका मूलभूत आत्मा क्या है ना? तो ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था की इस समय कंडीशन क्या है, ठीक? उसके बाद हमारा नेक्स्ट और सबसे फोरमोस्ट पहला चैप्टर आएगा, स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी कि भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसकी कंडीशन क्या है ना? अगर आप हिंदी वाले पढ़िए, तो यहाँ पे क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था की स्थिति, यानी कि वर्ष 2020-21 में हमारी अर्थव्यवस्था किस स्थिति में थी? क्या वो आईसीयू में थी या फिर वो हमारा क्या था? बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही थी या फिर वो 2 या 3 ट्रिलियन के बीच में झूल रही थी, वो सब चीज़ें दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या दर्शाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट्स यानी कि जो हमारी राजकोषीय जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो भी हमारा घटनाक्रम है विकास के लिए भारत के, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। क्लियर है? तो अन्य सारे क्षेत्रों के हिसाब से सरकार ने अलग-अलग चीज़ों का डेटा रिलीज़ करता है। हमारा टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएशन कितना ज़्यादा है, बेरोज़गारी क्या है, वो सब चीज़ें दर्शा रहा है। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे दर्शा रहा है, हमारा कृषि क्षेत्र का दर्शा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो क्लाइमेट चेंज है उसको दर्शा रहा है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे महँगाई को दर्शा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बस जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन और ओवरव्यू आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ अंदर होती है। क्लियर है? तो किसी प्रकार का कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो कमेंट करिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत सरकार ने जो हमारी जो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसको क्या कैसे दर्शाया है और क्या हमारे आंकड़े आए हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन जो बनेंगे सारे इसी पीपीटी से बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, अब जो मैंने पेज आपके सामने रखा है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और इसको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन जो आएँगे इसी इमेज से आएँगे आप लोगों के सामने। किसी ने कभी इस इमेज को एनालाइज़ किया है कभी? आप में से किसी बच्चे ने इस इमेज को कभी पढ़ा हो या एनालाइज़ किया हो? बच्चे कहेंगे सर इसमें ये सब टर्म्स तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, सुना ही नहीं है कभी, है ना? चलो, तो ये भैया देखो हमारा क्या है भारत है। हाँ, ये हमारा भारत का स्नैपशॉट है, देखो ना रिपोर्ट कार्ड है। इकोनॉमिक सर्वे का भारत की अर्थव्यवस्था का ये स्नैपशॉट है। हाँ, मैंने आपको प्लस क्लास में बताया था। अच्छा समझ नहीं आता, चलो अब समझाते हैं देखो। इसकी पूरी आपको क्या है, इसका ऑपरेशन कर डालेंगे आज। अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ऑपरेशन आज होगा। चलो, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम किसी भी देश की ग्रोथ को नापते हैं। अच्छा फोटो को दूसरी साइड कर दें? चलो फोटो अपनी दूसरी साइड कर देते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास इकलौता पैमाना क्या होता है? जीडीपी होता है। येस और नो? याद करिए नेशनल इनकम जब हम पढ़ रहे थे, आज सुबह भी क्लास में पढ़ रहे थे लोअर पीसीएस वाले में और क्लासों में पढ़ा था, तो हमारा जो जीडीपी होता है, वो आंकड़ा मेन क्या होता है? हमारी देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो सबसे पहला क्या है? जीडीपी। और वो भी देखिए इन्होंने क्या लिखा है? एट कांस्टेंट प्राइस। यानी कि हमारे जो दाम है उसको हमने स्थिर दामों पे चेक कर रहे हैं, यानी कि बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। याद करिए जब हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर में, तो याद करिए मैंने आपको बताया नहीं बताया था बेस प्राइस पे जब भी हम दाम निकालेंगे तो वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट प्राइस होगा, यानी कि हमेशा दाम उसके क्या होंगे? स्थिर होंगे। याद आया कि नहीं आया सभी को जिन्होंने मेरी क्लास करी थी प्लस पर? और जब रियल वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? करंट ईयर पे निकालेंगे। यानी कि आज के समय हमारे दाम क्या है? ठीक है? तो तभी हमें पता लगेगा ना कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर हम आज ही के दाम पे चीज़ें निकालते रहेंगे, प्रोडक्शन गिर जाएगा, तो हमको जीडीपी की रियल असली इमेज मिलेगी नहीं, है ना? हमें देशवासियों को तो हमें फ़ोटो दिखानी है अच्छी, है ना? फ़ोटो हमें क्या दिखानी है? देशवासियों को तो अच्छी फ़ोटो दिखानी है कि मैं शेर को गले में हाथ डाल के घुमा रहा हूँ,
लेकिन बंद कमरे में मैं क्या है, शेर के पिंजड़े के बाहर शीशा लगा करके फ़ोटो खिंचा रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप मूवी देखिए, हीरो के बगल में शेर खड़ा है, लेकिन बीच में क्या होता है, ग्लास की दीवार होती है। है ना? तो ये चीज़ हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था को सरकार को क्या करना है, अपने लिए शीशा देखना है और लोगों को क्या दिखाना है, दूसरी चीज़ दिखानी है। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, सरकार जब इकोनॉमिक सर्वे निकालती है, तो कांस्टेंट प्राइस पे निकालती है ताकि उसको अपनी औकात पता चले कि हम किस स्तर पे देश पे काम कर रहे हैं। तो भारत का जो अनुमानित है, यानी कि जो प्रोजेक्टेड वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे हैशटैग है, यानी कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, तो सरकार का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारी वर्ष 2021 और 22 में 11% से वृद्धि करेगी। हाँ, ये हमारी ईयर टू ईयर इसलिए दर्शाई गई है ताकि कंपैरिज़न आप कर सको। हाँ, ये हर साल दर्शाई गई है ना क्योंकि कांस्टेंट प्राइस है। क्योंकि जब आलू यहाँ पर ₹10 किलो था, तो यहाँ पर भी आलू ₹10 किलो है। यहाँ पर भी आलू ₹10 किलो है, यहाँ पर भी ₹10 किलो है। अब आलू यहाँ पर 100 किलो पैदा हुआ होगा, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि आलू का पैदावार बढ़ी है। अब जब हम यहाँ पे 90 किलो पैदावार करेंगे और यहाँ पे 80 किलो पैदावार करेंगे, तो हमें देख के पता नहीं लग जाएगा कि किस साल में आलू की पैदावार कम हुई है? जो बच्चों को ऊपर से जा रहा है, आप ऐसे लॉजिक समझो, अगर हमने ये समझ लो, ऐसे समझो, हमने पिछले 4 वर्षों में अपने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम कांस्टेंट प्राइस यानी कि दामों को स्थिर नहीं रखेंगे, तो हमारा क्या होगा? हमको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लगेगी। अब किसी बच्चे को डाउट समझ में आ रहा है कि सर जो ये बात कह रहे हैं मेरे दिमाग में नहीं उतर रही है। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बाउंसर जा रहा हो ऊपर से? कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस या स्थिर जो मूल्य है इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों स्थिर मूल्य ले रही है सरकार? वेरी गुड, वेरी गुड अमित। अगर कोई बच्चा अगर ऐसा है तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जैसे-जैसे अभी बजट में चलेंगे फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया, वेरी गुड। तो कांस्टेंट प्राइस पे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा आपको नहीं समझ में आया? चलो समझा देते हैं, चलो कोई बात नहीं समझो। देखो श्री, एक बात बताओ अगर 2017 में आपके पास अगर आपने एक मान लीजिए हाँ, एक्चुअल वैल्यू पता लगे बिल्कुल शालू। देखो, आपने मान लीजिए 100 किलो आलू का प्रोडक्शन करा है, ठीक है? ये आपके पोटैटोज़ है, इसका प्रोडक्शन करा है और इस समय कीमत है आपकी ₹10 किलो। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 1000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेरी गुड। 2018 में आ जाते हैं, आपने 90 किलो आलू उगाए और कीमत हो गई ₹12। अब आपको कितना मिलेगा? 1080। अब आ जाओ 2019 में, यहाँ पे आपने 70 किलो उगाए और ₹25 के हिसाब से कर दीजिए। अब कितना मिलेगा? बताइए? वेरी गुड। इन दामों को अगर आप इन दामों को देखो, तो इनमें से किस साल में आपकी पैदावार बढ़ी है? अगर आपके पास ये आंकड़ा ना हो, अगर मैं इस आंकड़े को हाइड कर दूँ, इस आंकड़े को हाइड कर दूँ आपके सामने, सिर्फ़ आपके सामने ये 3 फिगर हों, तो आप कैसे बता पाओगे किस साल पैदावार बढ़ी? अगर मैंने आपको जीडीपी के ये 3 आंकड़े दे दिए आलू के, तो आप कैसे बता पाओगे कि किस साल हमारे प्रोडक्शन बढ़ा है? कैसे बताओगे? मुझे कारण बताओ, कैसे बताओगे? नहीं, 2019 में तो बढ़ा है, वेरी गुड है। लेकिन अगर आपके पास ये 3 आंकड़े हों, मैं कह दूँ आपके पास सिर्फ 1000, 1080 और क्या 1750 है। अब बताइए इसमें किस साल आपका आलू की पैदावार यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं बता पाएँगे। और अगर मैंने यहाँ पर सभी के दामों को ₹10 कर दिया, यानी कि सभी के दामों को क्या कर दिया? ₹10 कर दिया। अब आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहाँ पर भी ₹10 और यहाँ पर भी ₹10। तो यहाँ पर क्या हुआ 1000 प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे 900 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 700। अब समझ में आया सभी को कि मैंने कांस्टेंट प्राइस की बात क्यों करी? ताकि आपको क्या पता लग जाए कितना किलो पैदा हो रहा है। क्लियर है? इसीलिए सरकार हमेशा क्या करती है कांस्टेंट प्राइस पे सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैलकुलेट करती है। ठीक है? चलो। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था बेस ईयर क्या होता है 2011 और 12 के दामों को लेती है सरकार।
यानी कि वर्ष 2011 और 12 में जो हमारे दाम होते हैं, उसको हम लोग बेस ईयर लेते हैं, ठीक है? तो इसका अनुमान के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2021 और 22 में 11% का अनुमान लगाया है। तो इस डेटा को याद कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या चीज़? नहीं, ये आपका बेस वैल्यू 0 है, ये बेस वैल्यू 0 है अमित। ये बेस वैल्यू 0 ये नीचे का है। बेस को 100 नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे, ग्राफ है हमारा। ये शिवांगी डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, जो वित्त सलाहकार होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, कमेटी बनाई जाती है, वो बेस ईयर को निर्धारित करते हैं। तो जो अभी बेस ईयर हमारा चल रहा है, वो 11-12 ही चल रहा है। अभी जो हमारा एक प्रोजेक्शन हुआ था, एक प्रोजेक्शन मतलब सॉरी एक रिप कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने 2016 और 17 के दामों को बेस ईयर मानने के लिए सरकार को प्रस्ताव किया है, लेकिन सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसका भी कारण होता है और इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी होती है। बताते हैं आयुषी, इस सरकार को बेस ईयर पुराना रखने में भी फायदा होता है, तो कोई बता सकता है ऐसा क्या कारण है? सरकार को बेस ईयर नहीं, नहीं 10 ईयर का लेने का मतलब नहीं है स्तुति, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उस टाइम पे अगर आप देखो, उस टाइम पे ना, उस टाइम पे प्राइस क्या होंगे? बहुत कम होते हैं और आपका जो डेटा होगा वो बोस्टेड नज़र आएगा, यानी कि र ऊपर उठता दिखाई देगा। हाँ, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखो ना आज से 10 साल पहले समोसे की कीमत कितनी थी? समोसा आपका कितने में आ जाता था? ₹5 में आ जाता था और आज के टाइम में 2021 में कितने में मिलेगा? आपको ₹15 से कम समोसा मिलता नहीं है। लखनऊ में अगर आप बात करो ₹15 से कम का समोसा है नहीं कहीं। तो 3 गुने का आपका महँगाई बढ़ गई है और वही आपका क्या होगा? वही अगर जीडीपी का आंकड़ा निकालेंगे तो बढ़ के मिलेगा। क्लियर है? चलो, ठीक है भैया जज़्बाती मत हो 8, 10, 12, ₹15 जैसा है सब बढ़िया है। ठीक है? चलो, समझ गए ना? चलो ठीक है। और अब ये देखिए, ये जो डेटा है हमारा, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे डेटा क्या है? प्रीवियस ईयर्स के दर्शाए गए हैं। क्लियर है? और ये जो है हमारा, अगर आप देखो ये पहला एस्टीमेट है। यहाँ पर इन्होंने पहला एस्टीमेट क्यों रखा है? ये हमारा क्या है? ये देखिए माइनस में क्यों है? हमारी जो आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे ने क्या दर्शाया है कि जो अभी करंट ईयर चल रहा है हमारा, उसमें हमारी जीडीपी जो है माइनस में जाने वाली है। कोई सोच सकता है माइनस में क्यों चली गई है? इसके पीछे मैथ्स क्या है हमारी? हाँ, कोविड की वजह से। देखो, नहीं आयुषी ऐसा नहीं है। देखो, मैंने आपको जब जीडीपी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक डेफिनिशन लिखाई थी। ये हमारा क्या होता है? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? वैल्यू होती है कि नहीं होती है? Q इंटू P निकालते हैं जब। तो जब आपका 4 महीने लॉकडाउन लगा था, तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो पाया था कि नहीं हो पाया था? प्रोडक्शन क्या हुआ? 0 हुआ कि नहीं हुआ? और लोगों की जॉब चली गई। जॉब चली गई। जहाँ पिछले साल आपके कुछ हज़ारों में, करोड़ों में आंकड़े आ रहे थे, इस साल क्या आ रहे थे? शून्य में। और जब आप पिछले वर्षों से इस साल का माइनस करोगे जीडीपी डिफ्लेटर में, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा ये सब चीजें। तो इसलिए क्या हो रहा है? आंकड़ा माइनस चला गया हमारा। ठीक है? और यहां पे देखोगे, अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो यहां पे सरकार ने देखो 2 बिंदु लगाए हैं इसके पीछे। इसके पीछे 2 बिंदु क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये हमारा पहला एडवांस एस्टीमेट है। ये देखो, पहला एडवांस एस्टीमेट है इसलिए क्योंकि अभी अभी हम लोग बैठे हैं फरवरी में और ये वित्त वर्ष कब खत्म होगा? मार्च 31 मार्च को। तो अभी भी हमारे पास 1.5 महीना है, 2 महीना है, जिसमें ये हो सकता है थोड़ा रिकवर कर जाए। यानी कि जब इसके अंतिम आंकड़े आएँगे, यानी कि अगला जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तब ये डेटा क्या हो जाएगा? पुख्ता हो जाएगा। हमें हमारा डेटा क्या हो जाएगा? पुख्ता हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, -6 भी आ सकता है, हो सकता है 0 आ जाए या प्लस आ जाए, है ना? मोदी जी हो सकता है कोई जादू की छड़ी घुमा दें, अर्थव्यवस्था हमारी 7% प्लस पे आ जाए, है ना? निर्मला निर्मला सीतारमन जी हमारी कोई जादू की छड़ी घुमा दें, +10 हो जाए, क्लियर है? तो वो तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू रेखा, थैंक यू। ठीक है, अब देखो आपके सामने जब ये क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि बजट जो होता है हमारा किस साल कितने सालों का अनुमान होता है और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, ये कितने सालों को लेकर के चलता है?
हाँ, ये बात लकी ने सही करी, 1975 का लेना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। 3 साल अमित, कौन-कौन से 3 साल? कौन-कौन से 3 साल? चलो थोड़ा और आप लोगों को बेसिक चीजें समझाते हैं। 19-20 और 20-21 और नहीं, हाँ, वेरी गुड अमित। अब देखो, देखो इससे देखो क्या चीजें पता लगी। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो यहां पर देखो, हमारे बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्या हो रहा है, हमने आने वाले साल का भी अनुमान लगा दिया, यानी कि 21-22 में हमारी अर्थव्यवस्था क्या जाएगी। अब बाउंस कर रहा है अर्पिता, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। देखो, जैसा कि मैंने बजट में बात करी थी, आपको मैंने बताया था कि बजट क्या होता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। तो जब आर्थिक सर्वेक्षण यानी रिपोर्ट कार्ड आता है, तो आपने जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड जब आप देखते होगे, तो उसमें क्या होता है आपका, आपके क्वार्टरली एग्जाम का, हाफ ईयरली एग्जाम का, और क्या होता है, जो भी टर्म्स होते हैं, मिड टर्म्स एग्जाम, उन सबका रिजल्ट के साथ साथ फाइनल मार्क्स जोड़े जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता रिपोर्ट कार्ड में? यस और नो? तो ऐसे ही हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वो क्या होता है, अगर वर्ष 2020 और 21 का आया है, 20 और 21 का आया है, तो ये क्या है, हमारा भविष्य का रिमार्क दे रहा है, यानी कि वित्त वर्ष 21 और 22 में हमारी अर्थव्यवस्था कितने से ग्रो करेगी, वो दर्शाएगा। साथ साथ जो करंट ईयर है 2020 और 21, इसको भी दर्शाएगा, और इससे पहले का डाटा यानी कि 19 और 20 में डेटा जो आया है, उसको भी दर्शाएगा। अब बच्चे कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर 1920 का क्यों दर्शा रहा है, जब आपने कहा था शुरुआत में 20 और 21 का इसको दर्शाना चाहिए। कितने बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ गया है कि 1920 का क्यों दर्शा रहा है ये? है कोई बच्चा ऐसा? पोल करा दे यस और नो का। कितने बच्चों के मन में ये सवाल उठा है? देखो, इतना डेप्थ में इकोनॉमिक सर्वे कोई आपको नहीं बता पाएगा जितना मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर आप इसको बिल्डअप कर लोगे तो इकोनॉमी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आता है अर्पिता, एक बार आता है, मैंने बताया ना, बजट बेटा एक बार आएगा, उससे पहले तो आएगा। क्लियर है? अब देखो, ऐसा नहीं है शिवांगी, 1920 में हुआ नहीं, तो 18 और 19 में जब आया था तो 17 और 16 और 17 का क्यों दर्शाया था? अब आप कॉमन सेंस से सोचो, आ जाओ बिल्कुल बेसिक पे, क्लास नर्सरी पे आ जाओ। अब हम लोग पीसीएस की तैयारी नहीं, क्लास नर्सरी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारा वित्त वर्ष क्या होता है, हमारा वित्त वर्ष कितना चलता है? अभी आपको पिक्चर क्लियर करते हैं बिल्कुल बेसिक से, वरना बच्चों को कहेंगे सर हमको बाउंसर जा रहा है। वित्तीय वर्ष कितने से कितना चलता है? यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक चल रहा है। ठीक है? यस और नो? यही तो है, सब लोग एग्री है कि नहीं है इससे? वेरी गुड। अब हमारा जब इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है 20 और 21 का, तो क्या हमारा फरवरी और मार्च में हम लोग जी चुके हैं? क्या हम लोग फरवरी और मार्च में जी चुके हैं? नहीं। तो वो कब दर्शाएगा? वो किस किस में आएगा? वो किस साल शो करेगा? नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड श्री, अगले साल। अगले साल। समझ में आई बात? वो अगले साल में जाएगा। समझ में आया? और यानी कि जब हमारा 21 और 22 का आएगा, तब हमारा क्या होगा, इसमें हमारा 22 और 23 का दर्शाएगा, और 21 और 22 की बात करेंगे, और 20 और 21 की जो फरवरी और मार्च का डेटा आया है वो भी आ जाएगा। अब समझ में आया सभी को क्यों 3 साल की बात कर रहा हूं मैं? बिल्कुल बेसिक से देखिए, आप लोगों को इतना बेसिक पता नहीं होता है ना, तभी आप लोग क्या होता हो, कंफ्यूज होते हो। अब देखो ना, सरकार देखो सब कुछ साफ साफ लिखती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके कभी बिल्डअप क्लियर हुए नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, डाउट्स होते हैं आपको, वहां पे डाउट्स आते हैं। अब आप देखो, यहां पर आ जाओ, अब इस पे आ जाओ वापस, इसको जूम करके थोड़ा और इसको क्लियर कर लेते हैं। तभी देखो, ये क्या हो रहा है, प्रोजेक्टेड वैल्यू 21 और 22 के बाद क्या है, प्रोजेक्ट करी है हमने वैल्यू, यानी अगले साल का अनुमान लगाया है, जैसा हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसके बाद 20 और 21 का पहला अनुमान यानी कि एडवांस एस्टीमेट हमने, यानी कि 1 अप्रैल 2021 2020 से लेकर के हमारा 31 जनवरी तक का क्या करा,
31 जनवरी 2021 तक का क्या करा हमने, उसका वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया है और फरवरी मार्च का क्या करेंगे, अगले साल लेकर के आ जाएंगे। नमस्कार महेंद्र, बेटा नहीं नाराज नहीं है, बस आप क्वेश्चन क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा बिजी थे। ठीक है, क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, ठीक है, चलो। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हुआ, एस्टिमेट आया। और जो पिछली बार हमने एस्टिमेट हुआ था वैल्यू, यानी कि जो पिछली बार हमारी एस्टिमेट हुई थी, वो इस साल का क्या हो गया हमारा, है ना। अब आप अगले साल का देखोगे तो ये हमारा यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 22 और 23 की बात होगी। सबको क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ। अब बस इसी पे बेसिस पे पूरी आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे रंग बिरंगे जो फोटो बनी हुई है, इसका क्या अनुमान होता है। चाहे आप किसी में देख लो, 1920 का प्रोविजनल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी वो डेटा कैलकुलेट करते करते टाइम लग जाता है सरकार को, उसको सील करते करते टाइम लग जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो उसमें कई बार समय लग जाता है। देखो ना, इसका डेटा सील हो गया, इसका सील हो गया, और इसका हमारा क्या हुआ है, प्रोविजनल एस्टिमेट है, क्योंकि पूरी चीजें कैलकुलेट नहीं हुई, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो पाई होगी। ठीक है, इसलिए इसको प्रोविजनल में लिखा जाता है, जिसको हम लोग मुल्हास कहते हैं। क्लियर है सभी को। प्रियंका यही सब पूछते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगले साल का प्रोजेक्शन कितना है, इस साल का हमारा कितना अनुमानित है, या पिछले साल हमारा डेटा क्या आया था, यही सब डेटा पूछा जाता है। क्लियर है। तो इस बार इस आंकड़े को याद रखिएगा, पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था क्या गई है, माइनस में गई है। हाँ, यही होता है, यही होता है। सारे डेटा जो होते हैं, वरना आप देखो, जो हमारा अनुमानित आता है विश्व बैंक का, मूडीज का, वो इतना वैल्यू नहीं रखता जितना ये रखता है। तीनों साल का पढ़ लो प्रियंका, क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कहीं मान लो मेंस में इकोनॉमी में क्वेश्चन आ जाए आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो आपको अगर 3 साल का डेटा रफली याद है, तो आप मेंस में उसको शो कर सकते हो कि आप कोट कर सकते हो कि हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था इस साल, उसके अनुसार उन्होंने भारत सरकार का जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पादन था, उसका मतलब यही था। क्या चीज, तो क्लोज इसीलिए नहीं हुआ ना सतीश, क्योंकि कैलकुलेट करते करते साल थोड़ा समय लग जाता है, कोई ऐसा डेटा तो है नहीं। पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनको भी जोड़ा जाता है ना, तो डेटा कैलकुलेट होते होते साल भर से ऊपर डेटा लग जाता, टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इसको प्रोविजनल रखा है। प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ, आपका एडमिट कार्ड भी आता है तो क्या लिखा रहता है, प्रोविजनल एडमिशन कार्ड, है ना। जब फाइनल डॉक्यूमेंट के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होता है ना। तभी यहाँ पे देखो प्रोविजनल वर्ड यूज किया है। इस डबल स्टार का मतलब नहीं होता, ये सब आपका शॉर्टकट ट्रिक्स होती है लिखने के लिए। जैसे कि मान लो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखानी है, यहाँ पर यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ मैं हैश बना दूंगा, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को लिख दूंगा कि हैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डायग्राम है इंटरलिंक करने के लिए। ठीक है, और पता लगा यहाँ पर हमारे, इसको फिर मैंने हैश बना दिया, तो आप अर्पिता क्या कहेंगी, सर ये वाला हैश और वो वाला हैश तो एक ही जैसा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल हैश बना दिया। यहाँ पे मैंने डबल हैश बना दिया, यही मतलब है। क्लियर है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। बजट में देखो, बजट अनुमानित होता है लकी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपके पापा ने कहा बेटा चले जाओ बाजार में 500 रुपए की सब्जियां ले आओ, तो आप क्या करेंगे, आपकी मम्मी आपको 500 रुपए से ऊपर का सौदा लेने थोड़ी ना भेजेंगी। एक बात बताओ, आप अगर बाजार में 500 रुपए का सौदा लेने जाओगे, तो क्या आपकी मम्मी आपको 600 रुपए का रसीद दे देंगी कि बेटा 600 रुपए का राशन ले आना, 100 रुपए उधार कराना बनिया गया। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा क्या है, ऐसी हमारी भारत सरकार भी है। क्या चीज, ये तो बुक्स में भी, हाँ बुक्स में होता है ये तो। क्लियर। तो क्या होता है, तो ऐसी हमारी जो मम्मी है, यानी कि हमारे वित्त मंत्री जो हमारी मम्मी है देश की, वो क्या करती हैं, वो भारत सरकार को क्या हजारों करोड़ का क्या करती हैं, सामान लेने के लिए भेज देती हैं। तभी दिखाती हैं कि जितने का सामान लेने भेजा उतना पैसा है हमारे पास, हम उधार ले ही नहीं रहे किसी से। बनिया क्या, हम उधार ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जीरो दिखाते हैं बजट में। समझ में आया कि नहीं आया। बस। और इसमें कौन सा ऐसा लॉजिक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगा दी गई है कि इसमें हमारा सॉलिड फ्यूल पड़ेगा, जैसे नहीं होता है इसरो के रॉकेट में होता है कि सॉलिड फ्यूल पड़ेगा तभी भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, 5 ट्रिलियन जाएगी। अगर हमने लिक्विड फ्यूल डाल दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था 8 जीडीपी पे पहुंच जाएगी, ऐसा थोड़ी ना कहीं लिखा होता है। यही हमारा लॉजिक होता है इसमें। ठीक है, चलो, वेरी गुड।
ठीक? तो ये हमारे सभी क्षेत्रों के इन्होंने आंकड़े को दर्शाया है कि हमारी फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि हमारी जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा मैंने आपको बजट वाले सेशन में पढ़ाया भी था। यस और नो? जब बजट का सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें राजकोषीय घाटा देखा था कि भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा क्या है? कौन से हमारे कानून के अंतर्गत आता है? बताइए प्लस वाले स्टूडेंट्स, रेखा आप थी, अमित आप भी थे शायद, और काफ़ी बच्चे हैं जो प्लस की क्लास में थे उस दिन, जब हम लोगों ने बजट पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको राजकोषीय घाटा का मतलब बताया था कि नहीं बताया था? बेटा प्लस की क्लास सुबह 11 बजे चल रही है। सुबह 11 से 12 चल रही है लोअर की, और एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है रात में 9 बजे से। शायद मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए एनरोल कर लेना आप सभी, ठीक है? और कल से एनवायरनमेंट का कोर्स भी आ रहा है, ठीक है? एनवायरनमेंट का कोर्स भी आ रहा है, सुबह कल दिन में 2 बजे से, ठीक है? तो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, इस वाले कोर्स में जो मेरा इकोनॉमी का कोर्स है, मंडे से रात में 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी इकोनॉमी पढ़नी है, इसके लिए जॉइन कर लीजिएगा। फ्रेश बैच है ये, लोअर वाला तो चलेगा, उसके अलावा ये फ्रेश बैच है। और इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट का जो है दिन में 2 बजे से कल से क्लास शुरू हो रही है प्लस की। सैटरडेज़ और संडेज़ को क्लास होगी, 2 से 5 होगी क्लास, ठीक है? मैं लिंक शेयर कर दूँगा ग्रुप पे इसका, ठीक है? और जिसको ना मिले प्रोफाइल में जाके ढूँढ ले, ठीक है? और जिसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे 2 साल का, 1 साल का, जितने का भी लेंगे, तो आप कोड यूज़ करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 8400 वाला सब्सक्रिप्शन आपको 7560 का, और 1 साल वाला 6300 का पड़ेगा। हाँ, अभी पढ़ रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हैं? अमित, टाइम का बहुत अभाव है, कृपया करके मैं कहूँगा कि जो टाइम मैंने बनाया है, बहुत मुश्किल से बनाया है ना? तो टाइम का मेरे साथ थोड़ा अभाव चल रहा है, ठीक है? तो टाइम मेरे पास यही अवेलेबल है, इस वजह से मैं इसी टाइम्स पे ले सकता हूँ, ठीक है? चलो, तो इतना समझ में आया सभी को? क्या चीज़ हाँ, बिल्कुल। टोटल एक्सपेंडिचर जो कि हमारा बोरोइंग को छोड़ कर के होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ाई भी थी डिटेल में, जब बजट पढ़ रहे थे। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे अलग-अलग क्षेत्रों की चीज़ों को दर्शाया गया है इसमें। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट हो बताइए, अभी तक की क्लास में? फिर अभी आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन करे थे, मैं उसको भी एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन वहां से उठ सकते हैं फैक्चुअल। तो ये सब डेटास की वैल्यूज को एक बार देख लेना, उसके बाद इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो वॉल्यूम 2 पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, फिर एक क्लास और रखेंगे क्योंकि पूरी अभी हो नहीं पाएगा, समय का अभाव भी है इसमें, ठीक है? तो देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हुए हम कुछ की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा जो पहला तिमाही था, आपने देखा होगा कोविड में जो हमारा पहला तिमाही था, वो हमारा अप्रैल अप्रैल से लेकर के जून 2020 तक का भारत की अर्थव्यवस्था 23.3% से माइनस में गिर गई थी। 23.3% से माइनस में गिर गई थी, जो कि हमारे दूसरे तिमाही में इंप्रूव करके कहां पे आ गई? 7.7% पे आ गई है माइनस में। यानी कि लगभग हमारा कितना 15% का क्या हुआ? 15% का उसने रिकवरी करी है। क्लियर क्लियर? 15% की उसने रिकवरी करी है। तो जो ये डेटा है, ये हमारा सेकंड क्वार्टर का दर्शा रहा है, ठीक है? यानी कि ये जो रिकवरी हुई थी, वी शेप्ड हुई थी, यानी गड्ढे में अर्थव्यवस्था गिरी थी, वो रिकवर करी थी। तभी हमारी जो फोटो बनी है, ऊपर वी शेप्ड कर्व बना है। क्लियर है सभी को? वी शेप्ड कर्व बना है हमारा इसीलिए, ठीक? इसके बाद एक बहुत बड़ी बात है जो हमारी अर्थव्यवस्था में पहली बार नजर आई है कि भारत में जब लॉकडाउन लगा था, सिर्फ एक लौता क्षेत्र हमारा जो था, वो कृषि और हमारा फॉरेस्ट्री और फिशिंग डिपार्टमेंट था, जिसका जीडीपी हमारा पॉजिटिव था। इन सब को नोट कर लीजिएगा आप। धन्यवाद अर्पिता, धन्यवाद। ठीक है? तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी एक लौता भारत का हमारा क्षेत्र था, जिसका हमारा जो ग्रोथ है, वो जो थी पॉजिटिव में थी हमारी पहले तिमाही में, हमारी जब कोविड लॉकडाउन लगा था। और सबसे बुरा हाल जो हुआ था, वो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हुआ था, यानी कि -9.6% से इसमें गिरावट आई थी। और इसी तरह सर्विस क्षेत्र में भी -8.8% की गिरावट आई थी। क्लियर है? इन तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा। इन तीनों क्षेत्रों का नाम नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन में आपसे हो सकता है ऐसे पूछ सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हमारी सबसे अधिक जो है सकल घरेलू उत्पादन आया है, यानी कि जीडीपी में सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया है वो कौन सा क्षेत्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग डिपार्टमेंट या फिर या सेक्टर। क्लियर है? आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। अभी आएंगे, उस पे आएंगे बेटा, उस पे आएंगे अभी। अभी फॉरेक्स पे चलेंगे। पहले हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? यही तीन चीजें तो पढ़ी थी। आप देखो ना, याद करो, अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र, पहला जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने कितने सेक्टर पढ़े थे? पहला पढ़ा था प्राइमरी, दूसरा क्या पढ़ा था? सेकेंडरी, और तीसरा पढ़ा था टर्शरी। तो ये क्या है? ये क्या है? अब देखिए, हमारा ये क्या है? एग्रीकल्चर, यानी कि खेत खलियानों वाली चीज क्या हो गई? ये हमारा प्राइमरी क्षेत्र हो गया, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी। क्लियर हुआ? अभी फॉरेक्स पे नहीं गए बेटा, अंजुली फॉरेक्स पे नहीं गए अभी। ठीक है? तो तीनों क्षेत्रों में हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे ऊपर था। ठीक? तो ये क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। ठीक है? तो इसको याद रखना, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी है, उसमें हमारी क्या हुई है? सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। हाँ, तभी ये एस्टिमेटेड डेटा है ना, ये हमारा एस्टिमेटेड डेटा है। अभी पहुंचेंगे अर्पिता, वहां पहुंचेंगे बेटा, पहुंचेंगे अभी। ठीक है? मैं बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूं, अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं अपने सेक्टर से। ठीक है? ये हमारे क्षेत्र हो गए। इसके बाद आती है महंगाई। भारत में जो हमारी महंगाई थी, वो सीपीआई जो थी हमारी अभी तक के, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंबाइंड का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। याद होगा जब मैंने इंडेक्सेस आपको पढ़ाए थे तो तीन तरह के इंडेक्स पढ़ाए थे। पहला पढ़ाया था होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई, दूसरा पढ़ाया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, और दूसरा क्या था? रूरल और अर्बन कंबाइंड। क्लियर है? और इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ाया था। क्लियर है? तो पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था में आप देखोगे पिछले 5 साल में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा माइनस में गया है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? सबसे हाई गया है। तो सोच के मुझे बता सकते हो मेंस पर्सपेक्टिव से ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई जब पॉजिटिव में गया तो डब्ल्यूपीआई माइनस में क्यों गया? सोच के कॉमन सेंस से बताना। मार्केट डाउन था रेखा। कोविड, अरे यार, सबसे बढ़िया आंसर अमित का है। 2020 में कोई भी समस्या आए तो सीधे लिख दो कोविड की वजह से, कोविड की वजह से। वेरी गुड आयुषी। आयुषी का एग्जाम सबसे पहले बहुत सही लिखा है, प्रोडक्शन जीरो था। देखो, जब हमारी फैक्ट्रीज लॉकडाउन में बंद थी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? बिल्कुल सही अर्चना। जब प्रोडक्शन हमारी बंद था, लॉकडाउन लगा था पहले तिमाही में, तो प्रोडक्शन क्या घंटा खाक होता हमारा? तभी क्या हो गया? माइनस में चला गया। नहीं नहीं, आपका सही है रे, सही है। ठीक है? इसीलिए, और कंजम्पशन क्या है? यानी कि जो हमारे उपभोक्ता है उनको चीजें खरीदती रहनी चाहिए थी, खरीद रहे थे, आटे दाल चावल खरीद रहे थे, तो महंगाई बढ़ रही थी हमारी। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? अब महंगाई वाला समझ में आया? इसीलिए सीपीआई हमारा पॉजिटिव था और डब्ल्यूपीआई क्या था? निगेटिव था। बहुत ही कॉमन सेंस की चीजें हैं। अगर आपका एक बार बेस मजबूत हो जाएगा तो इन सब चीजों में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। जी अर्पिता, आपका बिल्कुल सही था। ठीक। अब आ जाओ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर। तो अभी तक के भारत के जो इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत भारत सरकार के द्वारा इन आंकड़ों के अनुसार ये क्वेश्चन आ सकता है यहां पर कि 8 जनवरी 2021 तक का भारत का जो विदेशी फॉरेक्स है, यानी कि जो विदेशी करेंसियों का जो हमारा कलेक्शन है आरबीआई के पास, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट था। अब कोई बता सकता है इसको सबसे हाईएस्ट होने का कारण क्या था? देखो, पीछे वापस आते हैं दोबारा, अपनी अपनी थ्योरी पे फोकस करते हैं। एफडीआई कैसे होगा शिवम? जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जब कंपनीज नहीं थी तो कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? वाह प्रत्युष, प्रत्युष ने भी कह दिया बिकॉज ऑफ कोविड। वेरी गुड सौरभ। इंपोर्ट बंद था, याद करिए, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था तो फॉरेक्स को हमने क्या करा था कि हमारा क्या हुआ था?
आखिरी में क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए फॉरेक्स ढीला करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था। तो जब हमारा इंपोर्ट ही नहीं था, यानी कि सब जगह लॉकडाउन लगा था, तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और नो? क्लियर? तो इस वजह से भारत का फॉरेक्स सबसे अधिक हुआ था। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो, कॉमन सेंस से चीज समझने वाली बात है, और इसी वजह से हमारा करंट अकाउंट बैलेंस 17 साल में, याद रखिएगा, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि 17 साल में भारत का जो करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो पहली बार पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, 17 सालों में, पिछले 17 सालों में हुआ है। हाँ, तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, तो हमारे पास जो मुद्रा भंडार था वो बना रखा रहा ना अमित। भारत जो है मैक्सिमम चीजें क्या करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है ना। भारत जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है ना। तो इसीलिए भारत का मुद्रा भंडार जो होता है कम रहता है। तभी आप देखिए जो छोटे कंट्री होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, क्रूड ऑयल भी हमारा क्या प्रोडक्शन, उसके भी दाम गिरे हुए थे बाजार में, आपने देखा होगा। अप्रैल और मई के महीने में माइनस में चला गया था क्रूड ऑयल। प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल था हमारा, वो माइनस में चला गया था आज तक के इतिहास में पहली बार, है ना। और याद रखिएगा, भारत का जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, यानी कि जो चालू खाता है, ये 17 सालों में पहली बार पॉजिटिव हुआ है। तो ये सब की फैक्ट्स थे हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे के। तो क्वेश्चन अगर बनेगा इसी शीट से बन सकता है आपका। और बाकी बेसिक चीजें हैं, किस बार में हमारा, किस साल हमारा इकोनॉमिक सर्वे बजट से अलग हुआ, कब हमारा पहले पेश होने लगा, कब बाद में होने लगा, ये सब चीजें आ सकती हैं। क्या चीज सर? हाँ, देखो इतना, देखो मेडिसिन आपको देना और बाकी चीजें करने में बहुत अंतर होता है। वैक्सीन और ये सब श्री बात सही है, लेकिन इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखती है जितना ज्यादा कि हमारा ओवरऑल चीजें रखती है। हाँ, वो बना रहा, आप देखो ना, आप देखो ना भारत में, देखो ना, अगर इसको देखो ना, इसको बढ़ेगा कब? किसी भी चीज में मान लो ये टैंक है, अगर यहाँ से अगर पानी लीक कर रहा है और ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, तो पानी अगर आप ज्यादा मात्रा में डालोगे और लीकेज का क्वांटिटी कम रहेगा, तभी तो आपका टैंक फुल होगा। ठीक। अब जब आपने इसको बंद कर दिया और भले ही आप यहाँ पे नहीं डाल रहे हो, तो उसकी स्थिरता तो बनी रहेगी ना हमारी। इसके अलावा कौन सा रेखा सेक्टर बच रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था के तीन ही सेक्टर तो हैं। अच्छा, डब्ल्यूपीआई नहीं समझ में आया, शिल्पी बता देते हैं अभी। हमारी अर्थव्यवस्था के तीन ही तो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, और हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र हमने पढ़ा है आज तक? यस और नो? तीनों तो क्षेत्र आ गए, सभी तो आ गया हमारा इसमें। क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज रंजीता इसलिए हमारा बंद हुआ था, जीरो हुआ है, सॉरी हाईएस्ट है, क्योंकि भारत का ट्रेड क्या था, दुनिया के देशों के साथ ट्रेड क्या हो गया था, बंद हो गया था। ट्रेड बंद हो गया था। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्रीज में, फिर इनविजिबल की बात करते हैं, विजिबल और इनविजिबल जब पढ़ा था हमने, तो देखा नहीं था, देखा था ये चीजें, हमने विजिबल और इनविजिबल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो तब उसमें क्या था, अगर इनविजिबल और विजिबल जब बंद हो जाएगा, तो किसी भी देश पे दूसरे देश पे उधार बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ, इंक्रीज आप नहीं कह सकते प्रत्युष, इसके कई कारण है ना, देखिए, फॉरेक्स के इंक्रीज होने के कई कारण है। अब कई भारतीय हमारे क्या थे, भारत में लौट करके आए, यूएस से लौट करके आए, तो हमारा रेमिटेंस भी भारत में आने लगा, है ना, विदेशी बाहर जाने लगे तो वो करेंसी लेके जाने लगे, तो कई फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मुख्यतः तौर पे क्या था, हमारा जब विदेशों से ट्रेड ही बंद था, तो हमारा क्या था, जो पैसा था वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो गया था, पूरा फंसा हुआ था, है ना। अभी क्या है, जैसे मान लो ये हमारी अर्थव्यवस्था थी, भारत की बंद थी, पूरा पैसा क्या था, इसी के अंदर घूम रहा था। और नॉर्मल डेज में क्या होता है, अर्थव्यवस्था खुली होती है, यूएसए के साथ ट्रेड चल रहा है, चाइना के साथ चल रहा है, जापान के साथ चल रहा है, रशिया के साथ चल रहा है, फ्रांस के साथ चल रहा है ना। तो क्या होता है, हर तरफ से पैसा चू रहा होता है ना, तभी फॉरेक्स क्या होता है, गिरता है हमारा। ठीक। डब्ल्यूपीआई की बात मैंने इसलिए करी थी शिल्पी, कि देखो जब आपका लॉकडाउन के दौरान जब इंडस्ट्रीज बंद थी, तो होलसेल, जब मैंने प्राइस इंडेक्स पढ़ाया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जो होलसेल यानी कि जो इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन के लिए चीजें होती हैं, उसको उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो जब आपकी फैक्ट्रीज बंद थी लॉकडाउन में, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, जीरो होगा ना। तो उसका आइटम तो जीरो होगा, क्योंकि उसकी बिक्री नहीं होगी। अगर आपका कारखाना है कपड़े बनाने का, तो आप क्या कपड़े का रॉ मटेरियल खरीदोगे क्या लॉकडाउन में? नहीं खरीदोगे।
हाँ, वो सब आता है, वो एक्चुअली में वो सब आपका क्या होता है, इस सब के डेटाज़ में कैलकुलेटेड होता है। इन सब के डेटा में इंक्लूड करके दिया जाता है वो चीज़ें। ये मंडे से स्टार्ट करेंगे अर्पिता, रुकिए देख लेते हैं, मैं टाइम आपको बता देता हूँ नए बैच का, ठीक है? और कोई डाउट हो तो बताइए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अभी इकोनॉमी वाला मैंने बैच अभी शेड्यूल नहीं किया है, जब मैं शेड्यूल कर दूँगा तो आपको बता दूँगा। धन्यवाद नीरज, धन्यवाद, ठीक है? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। हाँ, यूपी पीसीएस का आएगा श्री, यूपी पीसीएस का आएगा। कोई बात नहीं प्रत्युष, कल की क्लास में ले आना, फिर इस टॉपिक से हो तो बताना। आने ओके अक्षय। ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, सबको शेयर कर दूँगा, लिंक मैं शेयर कर दूँगा। और अभी मैं उसको जहाँ तक है मंडे से लाएँगे, तो मैं आपको बता दूँगा अभी। मंडे या ट्यूसडे से आएगी वो क्लास, मैं बता दूँगा। रात में 9 से साढ़े 10 रहेगी वो क्लास, ठीक है? नहीं, नहीं, नहीं। विपुल सर ने अपनी इस क्लास की वजह से, इसकी और बजट की क्लास की वजह से अपनी क्लास शाम को 6 बजे कर दी है। तो कल सैटरडे को और मंडे को विपुल सर की क्लास जो है शाम को 6 बजे रहेगी, और वरना रात में 10 बजे रहा करेगी स्पेशल, ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपकी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दिव्या। तो ठीक है, तो कल हमारी 11 बजे इकोनॉमी की क्लास है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मल गुड क्या होता है, वेल्बियान गुड क्या होता है, स्नोब गुड क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो अनअकैडमी ऐप पे मुझे मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं, और अपने डाउट वहां से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और जिसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो क्लास को रेट जरूर करके जाइएगा, कैसा लगा आपको इकोनॉमिक सर्वे का सेशन। क्लास के बाद जरूर कमेंट करके जाइएगा, जो पेज आता है उसमें, तो उसमें उसको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को पसंद आ रही है मेरी क्लास की नहीं आ रही है, ठीक है? धन्यवाद आयुषी, धन्यवाद अर्पिता, ठीक है? तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल बजट के सेशन में मिलेंगे। और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, इतने में निकल जाना है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? क्लास के बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।